सोसाइटी के हिस्से से बिलोंग करते हैं, जब तक वो अपने प्रिविलेजेस को नहीं छोड़ेंगे तब तक जातियां ख़त्म नहीं होंगी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लेकर के आए थे। हिंदू कोड बिल से पहले भी अगर देखें, जब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बन रहा था तो संविधान बनने की श्रृंखला में सब अपने अपने ड्राफ्ट, अपने अपने प्रपोजल लेकर के आ रहे थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था और उस ड्राफ्टिंग कमेटी का पूरा काम ही था कि देश और दुनिया भर से जितने भी संविधान बनने के लिए, संविधान के होने के लिए जो प्रपोजल्स आ रहे थे, उन प्रपोजल को एक्सेप्ट करना और उसको पढ़ना, पढ़ करके उसको फ्रेम करना, फ्रेम करके उसको पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखना और उस पर डिबेट करवाना। और ये काम वो ड्राफ्टिंग कमेटी कर रही थी। और उस ड्राफ्टिंग कमेटी में सबसे मुख्य भूमिका में जो काम कर रहा था व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उसको पूरा चैनलाइज करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रख रहे थे और उस पर डिबेट होती थी। और फिर जो डिबेट से निकल के करके आता था उसको उठा के फिर रखते थे, फिर वोटिंग होती थी। फिर वोटिंग के बाद जो पास होता था तो वो फाइनली ड्राफ्ट हो करके फिर ड्राफ्टिंग कमेटी उसे ड्राफ्ट करके कॉन्स्टिट्यूशन के मेन रूप में लेके आती थी। ये डॉक्टर अम्बेडकर का काम था। इस काम को करते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपना जो प्रारूप तैयार किया था, जो अपना स्ट्रक्चर था कि मैं क्या चाहता हूँ कि संविधान किस तरह का होना चाहिए, उन्होंने जो बात लिखी उसका वो एक छोटी सी बुकलेट है, स्टेट एंड माइनॉरिटी। उस बुकलेट में उन्होंने अपना विज़न दिया कि संविधान सही मायने में किस तरह का होना चाहिए। आप सबको उस किताब को पढ़नी चाहिए, बहुत छोटी सी है, जिसमें वो बात करते हैं कि इस देश की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सरकार का उस पर कब्जा होना चाहिए। इस देश की जो खेती किसानी है वो सरकार के हाथों में होनी चाहिए। इस देश की जो उस तरह की सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज़ हैं वो सरकार के हाथों में होनी चाहिए। जो इंश्योरेंस की पूरा जो सिस्टम है वो सरकार के हाथों में होना चाहिए। यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये बात कह रहे थे कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है उस पर स्टेट का कब्जा होना चाहिए, सोसाइटी का कब्जा होना चाहिए। यानी जो खेती कर रहा है उसे तनख्वाह मिलनी चाहिए, उसे भी पेंशन मिलनी चाहिए। जो मजदूरी कर रहा है उसे भी सरकार के द्वारा तनख्वाह मिलनी चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए। यानी सामाजिक सुरक्षा से लेकर के आर्थिक सुरक्षा सबकी प्रबंध कौन करेगा? सरकार। और इसी को ध्यान में रखते हुए आप देखिएगा कि जो मूल कंसर्न था डॉक्टर अम्बेडकर का कि इस सोसाइटी से कास्ट कैसे एनिहिलेट होगी, ख़त्म कैसे होगी, तो उस कास्ट को ख़त्म करने के लिए एनालिसिस ऑफ कास्ट में पूरा उनका प्रयोग है। आप फिर देखेंगे कि वो पूरा जो एनालिसिस ऑफ कास्ट है उसमें आप पाएंगे कि जो कास्ट है हमारे सोसाइटी में उसके 3 तरह के बेसिक फीचर्स आपको नज़र आएंगे। वो फीचर क्या है कि कास्ट आपको बाई बर्थ मिल जाती है, इसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना होता, बस आप पैदा हुए आपके साथ जाति जुड़ गई, यानी बाई बर्थ आपकी कास्ट डिटरमाइंड हो जाती है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है हम सजाती विवाह करते हैं। हमारे यहाँ सजाती विवाह होता है, हम फला जाति के हैं, फला जाति में विवाह करेंगे, फला जाति के हैं उसी जाति में विवाह करेंगे। इस तरह से जो जाति पूरा ढांचा है वो आज तक बना हुआ है। और तीसरी जो है उसमें अनटचेबिलिटी। तो आप पाएंगे कि अनटचेबिलिटी तो लगभग ख़त्म हो चुकी है। आप पाएंगे कि हेरिडेटरी जो लेबर डिवीज़न है, यानी अनुवांशिक श्रम विभाजन, अब लगभग वो भी ख़त्म हो गया है। यानी वकील का बेटा वकील नहीं बनता है, डॉक्टर का बेटा ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर बने, अब मास्टर का बेटा संभव है कि वकील बन जाए। तो जो हेरिडेटरी लेबर डिवीज़न था वो लगभग ख़त्म हो चुका है। अनटचेबिलिटी भी उस तरह की प्रैक्टिसेस में नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। राजस्थान का एग्जाम्पल हम लोगों के पास है। लेकिन सजाती विवाह की जो परंपरा है आज भी पूरी तरीके से विद्यमान है। यानी आप इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो बड़ी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। 99% आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पे इंटरकास्ट मैरिजेस संभव ही नहीं है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के टाइम पीरियड में तो ये तो और बहुत मुश्किल था। और अल्टीमेटली आप पाएंगे कि जो कास्ट का पूरा स्ट्रक्चर है, जो पूरा ढांचा है, जो कास्ट को आज भी प्रिवेल किए हुआ है, बनाए रखा हुआ है, तो वो ढांचा क्या है? वो है सजाती विवाह। और सजाती विवाह का पूरा मसला इस देश की महिलाओं से जुड़ा हुआ है, उनके स्वाभिमान, उनके स्वायत्ता से और उनके डिसीजन लेने की क्षमता से जुड़ा हुआ है। एक तो हम उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार जैसे मूलभूत चीज़ों से दूर रखने की कोशिश रहती है सरकार की व्यवस्था की। दूसरे, उनकी चॉइसेस पे पूरी तरीके से समाज का, पैट्रियार्कल सेटअप का, प्रतिसत्तात्मक समाजों का, हमारे घर परिवारों का पूरा नियंत्रण होता है। और उस नियंत्रण की वजह से वो अपनी स्वेच्छा से शादी नहीं कर सकती। शादियाँ फिर होंगी कहाँ? शादियाँ होंगी सजातीयता में, और सजातीयता का मतलब है कि कास्ट फिर प्रिवेल करेगी, कास्ट बनी रहेगी। तब फिर डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको समझते हुए हम उनके और आगे के दरमियान जब आते हैं तो हम पाते हैं कि वो हिंदू कोड बिल का पूरा प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं। और हिंदू कोड बिल को हमें समझना चाहिए। हिंदू कोड बिल कास्ट को एनहाइलाइट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जितना था उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी
इस देश की आधी आबादी, महिलाओं की आबादी, वो चाहे जिस भी कास्ट से बिलोंग करती हों, वो पूरा हिंदू कोड बिल उस महिला आबादी के लिए था। महिलाओं के पास, खास करके हिंदू महिलाओं के पास अंतर्जातीय विवाह कर सकने का अधिकार होगा कि नहीं होगा, उसका पूरा प्रावधान हिंदू कोड बिल में था। उन महिलाओं के पास बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसका पूरा प्रोविज़न हिंदू कोड बिल में था। उनके पास अपने नशेड़ी गजेड़ी हरामी टाइप के पतियों को तलाक देने का अधिकार होगा कि नहीं होगा, इसका पूरा प्रोविज़न किसमें था? हिंदू कोड बिल में। और जब वो कोड बिल नहीं पास होता है तब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उस पूरे मंत्री के पोस्ट से उनको वो इस्तीफा दे देते हैं, लात मारते हैं कि नहीं चाहिए हमको ऐसा पोस्ट। अगर आप श्योर नहीं कर पाते हो, उनकी सुरक्षा को आप बरकरार नहीं रख पाते हो, तब फिर देखिए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो पूरी लड़ाई है वो महिलाओं के संपत्ति के हिस्से की बात करते हैं। वो सब कुछ सरकारीकरण, नेशनलाइजेशन की बात करते हैं। नेशनलाइजेशन का मतलब है कि हमारे और आपके लिए सुरक्षित सम्मानजनक रोजगार। अगर इंडस्ट्रीज़ नेशनलाइज होंगी, उसमें काम करने वाले लोगों के पास सम्मानजनक सुरक्षित रोजगार होगा। हम इलाहाबाद में रहते हैं, आप चले जाइए हाई कोर्ट, आप चले जाइए एजी ऑफिस, आप चले जाइए PHQ, आप चले जाइए गवर्नमेंट प्रेस, हज़ारों हजार वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। लेकिन सरकारें उन संस्थाओं से काम न लेकर के प्राइवेट में काम लेती हैं। वो ठेका प्रथा के माध्यम से काम लेती हैं, आउटसोर्स करा करके काम लेती हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि आप देखिए कि तमाम पेपर्स होते हैं, पेपर में लीक एक आम सी घटना हो गई है। क्यों? क्योंकि जिस पेपर की सुरक्षा करने वाला व्यक्ति 50,000 70,000 तनख्वाह पाता है, उसी पेपर को प्राइवेट में जब सुरक्षा करने के लिए कोई व्यक्ति मिलता है 8,000 रुपये की वेतन पे, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे पेपर लीक होगा।